नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सदन में खड़े होकर ये गर्वोक्ति की थी कि एक अकेला सब पर भारी, तो पूरे सदन में न सिर्फ ठाके लगे थे बल्कि सत्ताधारी दल की सांसदों की मेजें भी कई मिनटों तक बसती रही थी। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी से ज़्यादा वक्ता और आम जनता को मुद्दों से घुमाकर अपने पाले में खींचने का जो वह है वो शायद अन्य किसी नेता में नहीं है। ये आप अच्छी बात भी कह सकते हैं और ये भविष्य में खराब भी साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ सरकार बल्कि संगठन पर भी जिस तरह से कब्जा कर लिया है और आज के समय जब चुनावी काल चल रहा है उन्हें थका हुआ देखा जा सकता है और उनके जवान से भी अब कुछ का कुछ निकलने लगा है। कभी कभी उनकी भाषा विपक्ष के खिलाफ इतनी तल्ख हो जाती है या कभी कभी वो इतनी गलतियां कर देते हैं जो कि हंसी का पात्र ही खुद को बनाती हैं। इसका आखिर कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ मोदी और मोदी ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को सर्वोपरि बनाने के लिए, खुद को सबसे बड़ा दिखाने की चाहत में न तो अपनी पार्टी में कोई रखा और न ही विपक्ष में ऐसा कोई कद्दावर नेता रखा जो कि उनकी आंख में आंख मिलाकर बात कर सके। दल में आपने देखा ही होगा किस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, राजस्थान में वसुंधरा राजे आदि को किस प्रकार साइडलाइन किया गया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाने की कोशिश हो रही है वो बात किसी से दबी और छिपी नहीं है। संभवतः इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी को बहुत मेहनत चुनाव के दौरान करनी पड़ी। हालांकि नरेंद्र मोदी अपने हर चुनाव में मेहनत करते हैं, लेकिन 2024 के इस महत्वपूर्ण चुनाव में वो काफ़ी थके हुए और उनके भाषणों में अब लगातार एक ही बात चलती रहती है और वो अपनी उसी बात को लगातार वो दोहराते रहते हैं। अगर यही अपने पार्टी में उन्होंने क्षेत्रीय छत्रपों को महत्व दिया होता या अपने बाद भी उन्होंने कुछ सेनापति के साथ दूसरी और तीसरी पंथ के भी अगर सिपाही रखे होते तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। आप देख रहे होंगे कि राजस्थान में या अन्य प्रदेशों में, हालांकि राजस्थान का चुनाव मुकम्मल हो चुका है, बार बार उनको राजस्थान में जाने की ज़रूरत पड़ी। क्षेत्रीय जनता भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वीकार करें या न करें, लेकिन ये बात तय है कि प्रधानमंत्री को देख देख कर अब जो
जनता है वो भी ऊब सी गई। अधिकांश हर चुनाव में वो क्षेत्रीय छत्रों को महत्व न देकर खुद के लिए वोट मांगते हैं, चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो या नगर निगम के चुनाव हो। वो खुद के लिए वोट मांगते हैं, मोदी के लिए वोट मांगते हैं। आज भी जितनी भी रैलियां आप सुनेंगे उसमें उनके भाषणों में पार्टी के लिए कभी भी वो वोट मांगते नहीं दिखेंगे। वो हरदम ये कहते हैं आपका एक वोट मोदी को ताकत प्रदान करेगा, या विपक्ष के नेता मोदी को गाली देते हैं, मोदी को मारो, मोदी को पीटो, मोदी को गालियां दो। एक प्रकार से वो ये दिखाना की कोशिश करते हैं कि पार्टी या सरकार में उनके अलावा कोई है नहीं। और इसी भावना ने न सिर्फ पार्टी को कमज़ोर कर दिया है, बल्कि नरेंद्र मोदी को भी अब अपनी क्षमता से अधिक काम करना पड़ रहा। भले ही वो ये कहें कि अभी भी उनमें पर्याप्त ऊर्जा बची है और वो 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं, लेकिन अब जैसा मैंने महसूस किया कि शाम को अधिकांश वो थके हुए थे, जब को उन्हें देर शाम अंतिम जनसभा संबोधित करनी पड़ती है तो निश्चित तौर पर वे थके हुए दिखाई देते हैं। आखिर उम्र भी उनकी बढ़ रही है। अगर प्रधानमंत्री ने राज्यों में या अपने दल में ही अपना विकल्प तैयार किया होता तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सभी लोगों ने देखा होगा चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हों या अन्य प्रधानमंत्री रहे हों, यहाँ तक कि एनडीए के अटल बिहारी वाजपेयी तक रहे हों, जितनी मेहनत मोदी को चुनाव में करनी पड़ रही है उतनी मेहनत उन लोगों को कभी भी नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने अपने राज्यों में छत्रपों को मजबूत कर रखा था। जो छत्र जवाबदेह होते थे, आज अगर आप श्रेय लेने में आगे हैं तो निश्चित तौर पर आपको जवाबदेही भी लेनी पड़ेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना काल में टीकाकरण को लेकर किस प्रकार प्रधानमंत्री ने उसका श्रेय लेने की कोशिश की थी। हालांकि ये कौन नहीं जानता कि विपक्ष के दबाव के कारण ही सभी आम जनता को निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध हुई थी। कल दिन भर सोशल मीडिया में कोविशील्ड टीके को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी रही, क्योंकि उसकी जो निर्माता कंपनी है उसने ये स्वीकार किया कि कोविशील्ड में के टीके में थक्का बन सकता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर या हृदयगत रुकने जैसी समस्याएं आ सकती हैं। निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि भारत में कोरोना के दौरान कोविशील्ड के बहुत से टीके लगाए गए थे। अब उनमें ये भ्रम की स्थिति है कि आखिर जब कोविशील्ड की निर्माता कंपनी ने ये मान लिया है कि कोविशील्ड से हृदयगत रुकने जैसी या थक्का जमने जैसी घटनाएं हो सकती हैं, तो निश्चित तौर पर चुनावी काल में ये मुद्दा भी मुख्य मुद्दा बनने जाने वाला है। आप सभी लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से चुनावी चंदे में इन टीका बनाने वाली कंपनियां सीरम हाउस से भी सैकड़ों करोड़ों रुपए चंदे के रूप में लिए गए, जिसकी की पुष्टि आंकड़ों से हो चुकी है। हालांकि इसका कोई
सही आंकड़ा देश में नहीं है कि आखिर कोरोना के कारण कितने लोग यहाँ मरे हैं। एक अपस्त सूचना के अनुसार बताया जाता कि हाँ, कोरोना के दौरान 47 लाख लोग मर चुके हैं, लेकिन भारत सरकार या मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन जैसी कि भयावह स्थिति थी, गंगा में शव तैराते देखे गए, अस्पताल फेल हो रहे थे, ऐसा दिखता है जैसा मौतों का जगह जगह अंबार लगा था। जगह जगह लोग मर रहे थे, भले ही उनको अन्य बीमारियों से मरा हुआ दर्शाया जा रहा हो, लेकिन कोरोना काल के दौरान अधिकांश लोग कोरोना से ही मरे होंगे, ऐसा WHO का भी मानना है और ये बात सही भी हो सकती। खैर, अब देखना ये है कि क्या टीका के लिए या सभी लोगों को निःशुल्क टीकाकरण के लिए खुद को श्रेय देने वाले प्रधानमंत्री क्या कोविशील्ड पर उठे भ्रम को भी शमन करने के लिए कोई कदम उठाएंगे? क्या कोई बयान देंगे? हालांकि ये लगता नहीं है, क्योंकि जब भी जिम्मेदारी की बात आती है, देश के प्रधानमंत्री उस जिम्मेदारी से बचते हैं। उन्होंने ये जानते हुए भी कर्नाटक में जदयू के सांसद प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार किया, जबकि उन्हें पता था कि वो किस चरित्र का आदमी है और उसके खिलाफ यौन शोषण की कितनी कल्पनाएं आम जनता में घूम रही हैं। इसके बावजूद भी उन्हें प्रचार किया, जिससे कि उन्हें आगामी चुनाव में फ़ायदा मिल सके। खैर, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन जिस तरह से वो यहाँ से भागे और जर्मनी में कहाँ है इसका बात का पता नहीं है। निश्चित तौर पर रेमन्ना यहाँ से भागे हैं या उन्हें एक योजना के तहत भगाया गया है, ये भी बात अब दबी ढकी नहीं रही है, क्योंकि चुनाव पूरा होते ही जिस प्रकार रेवन्ना जर्मनी के लिए पलायन कर गया, तो उससे ये बात तय कि सब योजनाबद्ध ढंग से हुआ है और योजना के तहत ही उसे इस देश से बाहर निकाला गया, क्योंकि 5 चरण के चुनाव अभी भी बाकी हैं और ये चुनाव अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं किसी को सत्ता में लाने और किसी को सत्ता से बाहर करने के लिए ये है। लेकिन मैंने आपके ब्लॉग में जैसा पहले बताया था कि अगर प्रधानमंत्री ने अपने दल में ही अपना सहयोगियों को अगर तैयार किया होता, तो निश्चित तौर पर जो एक अकेला सबसे भारी की जो बात है वो अकेला नहीं रहता, कम से कम 10-15 लोग उनके विकल्प के रूप में जगह जगह राज्यों में विभिन्न मुद्दों को फेस करते नजर आए, जो कि आज प्रधानमंत्री को उनका जवाब खुद देना पड़ रहा है, जिसमें कि उन्हें कभी कभी गलतियां भी हो रही हैं, परेशानी भी हो रही है। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उन पार्टी के प्रवक्ताओं को होती है, जो कि मोदी की गलतियों को ढकते ढकते झुंझलाने भी लगे हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।